पीसी आपका लगभग 327 तक खींचने के बाद दूसरे आपका 327 तक थोड़ा कम, मैंने 300 से इधर समय कम लगता है, 300 से लेकर 327 में थोड़ा समय लगता है। तो आपका एविडेंस पहले भविष्य में किया जाएगा ताकि आपका 1.5 घंटा एविडेंस कम से कम चले और 1 घंटा CRPC कर दी जाएगी। देखिए एविडेंस में आपका 56 बताया गया था और 57 और 58। फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सामान्य नियम ये है कि प्रत्येक तथ्य को यानी कि एवरी फैक्ट को या तो ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा प्रूव किया जाना आवश्यक, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता या प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। तो 3 फैक्ट कल बताए गए थे, कौन कौन साबित नहीं करना है? न्यायिक अवेक्षणिक तथ्य यानी कि जुडिशियल नोटिस, दूसरा कौन न्यायिक स्वीकृतियाँ, और तीसरा कौन बताया गया था उपधारणा। बैठक कर जाइएगा। फिर धारा देखिए आपका रिवीजन जरूरी है। रिवीजन मतलब कि आप लोग इसीलिए आए हैं कि भाई बिहार APO के पहले मेमोरी रिफ्रेश हो जाए यानी कि स्मृति ताजा हो। अब कोई चाहे कि सर पूरा पढ़ा दे तो वो संभव नहीं है, मेमोरी रिफ्रेश ही कराई जा सकते हैं इतने कम समय। 56 बताते थे कि आपका जुडिशियल नोटिस या जो न्यायिकता सूचना वाले तथ्य हैं उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी धारा? सब। इसके बाद आपका बताया गया था 57 बताया गया था कितने तथ्यों की न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा? 13। और 13 अगर ज्यादा पढ़ना तो 13 पढ़िए, और कोई उपाय नहीं मैं बता रहा। जुडिशियल एडमिशन या न्यायिक स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन सी धारा बताती है? 58। जहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्वीकृति साबित करनी पड़ेगी, न्यायिक यानी कि जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक या न्यायिक वाद भी कहा जाता है। गैर न्यायिक या न्यायिक क्या वाद, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्रूव करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक यानी कि जो न्यायालय से कहा की जाए बात। ये कौन सी धारा में बताया गया था? 50 है। अब अगला अध्याय आया जाए ओरल एविडेंस के बारे में, मौखिक साक्ष्य के बारे में। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। मेंस में तो भाई लगातार बनता है, प्री में भी एक क्वेश्चन चांस रहता है। सतर्क होकर फिर देखिए भाई कल बताया गया ओरल एविडेंस का मतलब क्या हुआ। तो जब कोई विटनेस या जब कोई गवाह या जब कोई साक्षी अपने मुख से यानी कि माउथ से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। ये याद रखिए। मौखिक साक्ष्य आपका अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो एविडेंस का सेक्शन याद रखना है 119। वह इशारों द्वारा, चिन्ह बनाकर, संकेत द्वारा या किसी अन्य प्रकार से जिसे वह अपनी बातों को बोधगम्य बना सके साक्ष्य दे सकता है। यहाँ तक कि वह लिख कर भी साक्ष्य दे सकता है, लेकिन लिख कर देगा तो खुले न्यायालय में कि बंद न्यायालय में? तुरंत खुला न्यायालय पढ़ती को यही तरीका है पढ़ने का। CRPC की धारा में खुला न्यायालय है 327, CPC में 153 और सुप्रीम कोर्ट खुला होगा 145 का क्लास कौन सा? 4। खुले न्यायालय में अब फिर बैठ हुई है। खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है, और जो वह लिख कर खुले न्यायालय में देगा तब आप लोग बताइए ओरल एविडेंस माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री? ओरल। तो वास्तव में लिखा है लेकिन माना क्या जा रहा है? ओरल। इसी को एक लाइन में कहते हैं डीम्ड ओरल एविडेंस, प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत या मानद मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत।
और ये जो पिछली बार 2018 में यूपी जे हुआ था, ये 2 क्वेश्चन आ गए थे, जो अभी हमने 2 बनाए। ये सौभाग्य कहिए कि इसी से इतने से आपका 2 क्वेश्चन आ गया पिछली बार यूपी जे में। एक तो आपका मौखिक होगा कि लिखित, और डम्ड विटनेस या मुक्त साक्षी या जो साक्षी बोलने में असमर्थ है उसका भी पूछ लिया था। तो कौन सी धारा 100 बताया जाएगा आगे डिटेल में। इस पर एक केस आता है, केस आपका उत्तराखंड अभी बनाया था। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है? तो मृतकालिक कथन से, ये याद रखना है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस याद रखना है। और इस केस में कल बताया गया था कि एक दुलारी नामक वेश्या थी, उसका गला कट गया था, बोलने में असमर्थ थी और वह इशारा की। जब अब्दुल्ला का नाम पुकारा मजिस्ट्रेट ने, इसे मौखिक कथन माना गया और डीडी माना गया। मर गए तो क्या हो गया? डाइंग डिक्लेरेशन, मृतकालिक कथन 25 में। और अब्दुल्ला को इस कथन के आधार पर क्या दे दी गई? सच। तो आपका केस, लेकिन अल्पमत में निर्णय किसने दिया? महमूद ने। और बहुमत का निर्णय किसने सुनाया? कार्यक्रम रखे रहिए, नोट्स में है। अब आइए ओरल एविडेंस के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह सेक्शन आपका 59 और 60 में किया गया। तो पहले 59 निपटा दिया जाए, इसके बाद ये यूपी जे में भाई क्वेश्चन आया था, सतर्क रहना है आपका। मॉडल देखिए 59 अफेयर एक्ट निकाल लीजिए, सही रहेगा भाई। उनका आपकी हो गई। तो 59 देखिए क्या कहता है। देखिए, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, यानी कि 59 बताती है कि ओरल एविडेंस द्वारा जो फैक्ट हैं, जो घटनाएं हैं, उसको क्या किया जाएगा? प्रूफ। देखिए, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। अब आपका क्वेश्चन जो बना था यूपी जे में कि मौखिक साक्ष्य द्वारा आपका किन तथ्यों को साबित किया जा सकता, 4 ऑप्शन दिया था। तो क्या दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु माने कंटेंट्स का मतलब ये हुआ कि दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई है। अब समस्या है कि क्या उसके लिए मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा कि दस्तावेज पेश किया जाएगा? तो कौन सी धारा कहती है? 2 धाराएं कि लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाए, 91 लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो 91। दोनों रहे तो दोनों मारिए। रिटेन को रिटेन द्वारा साबित किया जाए, ओरल द्वारा नहीं। कौन सी धारा? 91 2 धारा आगे बताई जाएगी। अब 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि आपका 65 तक थोड़ा समय लगता है। उसके बाद 66 से 1 दिन में उड़ान बढ़ा जाएगा तो 20-30 धारा खत्म हो सकती है, लेकिन आपका 91-92 में समय लगेगा। फिर देखिए आगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को आपका इसके सिवाय, इसको छोड़कर जितनी बातें होंगी ओरल एविडेंस द्वारा कोर्ट में प्रूफ की जा सकेंगी। तो फिर क्वेश्चन बना आपका यूपी जे में कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। इसके लिए तुरंत सेक्शन पढ़ लेना है 61। देखिए 61 तुरंत निकालिए ताकि कोई लेट भी होता रहे। तुरंत आपका धारा 61 पढ़कर फिर बैक होना है। देखिए, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा, ये पिछली बार यूपी जे का क्वेश्चन है। प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों। कौन सी धारा बताती है? 21। ये पिछली बार आया है, सतर्क रहिए। रिपीट करें फिर एक बार देखिए,
दस्तावेज की अंतर्वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, यानी कि प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा बताया जाएगा दोनों। इसके बाद और आपका पूछ दे कि भाई किसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा, तो बस एक लाइन पॉइंट पकड़िएगा। दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय, मैंने इसको छोड़कर जितनी भी बातें हैं उसको कैसे आपको प्रूव किया जाएगा? ओरल एविडेंस। लेकिन दस्तावेज को कैसे किया जाएगा? प्राइमरी या सेकेंडरी। कौन सी धारा? सीक्यू। दो धारा एक साथ 59, आपने कौन सी? सीक्यू। अब आइए ओरल एविडेंस देखिए। धारा 60 पर क्वेश्चन बनता है, यही गलती हो सकता है। पहले तो धारा 60 में जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत जरूर आपको याद होने चाहिए। पहला सिद्धांत धारा 60 का ये है कि आपका पूछा जाता है प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत, डायरेक्ट एविडेंस का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 60। प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत रटते रहिए, कहाँ है? 60। मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट होना चाहिए, ये धारा की धारा में है, तो धारा 6। अभी हम बताएं तो मौखिक साक्ष्य दो प्रकार का होता है। अभी हम पहले तो जोड़ेंगे अभी आपका, इसके बाद एक उदाहरण द्वारा देखिए। दूसरा भाई, दूसरा इसमें जो सिद्धांत समाहित है वह एमपी ज्यादा बनाता है। हियर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या निकृष्ट साक्ष्य, तीन मैं शब्द बता रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन भी याद रखना है। हियर से एविडेंस या श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? तो सेक्शन 60 ही मारिएगा। यानी कि धारा 60 में दो सिद्धांत हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत और दूसरा कौन है आपका? अनुश्रुत या अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बनता है कि अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत या हियर से एविडेंस का नियम क्या है? यहाँ भी लोग गलत करके ही आते हैं। और नियम पूछे तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य में इरिलेवेंट यानी कि विसंगत एवं अग्राह्य होता है, अर्थात न तो सुसंगत होता है और न ही उसे ग्रहण किया जाता है। तो कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य से बाहर का रास्ता दिखाती है? क्योंकि हियर एविडेंस आपका रिलेवेंट भी नहीं होता और उसको एडमिट भी नहीं किया जाता, सामान्यतः स्वीकार भी नहीं किया जाता। ये नियम की धारा में है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? 60। नियम गलत ना हो, नियम ही है कि अनुश्रुत साक्ष्य से कहाँ रखा जाए। हाँ, अब एक उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष और अनुश्रुत साक्ष्य बताया जाए। देखिए आपका, मान लीजिए ये लखनऊ जा रहा है और आपका प्रयाग रेलवे स्टेशन पर गए। प्रयाग रेलवे स्टेशन पर एक सांप निकला है और लोगों ने सांप को मार दिया। तो सांप को मारते हुए ये ने स्वयं अपनी क्या देखा? आंखों से देखा। तो ये आकर अगर न्यायालय में गवाही दे कि हमने स्वयं घटना अपनी आंखों से देखी, यानी कि आई विटनेस कहा जाता है, तो ये द्वारा दिया गया साक्ष्य डायरेक्ट की इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट। यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और अब देखिए, ए गया ट्रेन में चढ़ा, ए को बी मिल गया और बी से कहा कि मैं अपनी आंखों से देखा था कि एक हाथ का मान लीजिए सांप था, एक हाथ का सांप था, और ए ने बी से कहा कि 2 हाथ का सांप था, मैं अपनी आंखों से देखा था सांप को मारते हुए। तो बी आकर अगर न्यायालय में गवाही दे कि
तो क्या बी ने स्वयं अपनी आंखों से घटना देखी है? तो धारा 60 ये बताती है कि बी द्वारा दिया गया साक्ष्य अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट या अनुश्रुत कहा जाएगा, हियर से कहा जाएगा। और नियम ही यही है कि ये जो साक्ष्य हैं ये साक्ष्य में विसंगत और क्या होता है, अग्रह। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब कि जहाँ की अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में क्या किया गया है, सूचन। और यही अपवाद पर बाद में अटैक करना धारा के बाद यही एक्सेप्शन पूछा जाता है कि कौन अपवाद है कौन है। ये मॉडल जो बताया जा रहा है, देखिए ये लोगों की आदत होती है कि जब कोई घटना देखते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। पिछली बार भाई एपीओ का बैच चल रहा, यूपी एपीओ का, तो लोग बाहर भाई 40-50 लोग बाहर बैठते थे, खड़ा होकर यहाँ पढ़े हैं लोग, कोई आपत्ति नहीं किया, गाड़ी पर बैठकर खड़ा होकर। तो 2-4 मार्केट में हल्ला कर दिए कि मनोज सर के हैं, तो लोग रोड पर खड़ा होकर पढ़ते हैं। भाई रोड पर खड़ा, यानी कि आपका लोगों की आदत होती है कि घटना को क्या करें। अब एक हाथ का शाम था, लखनऊ जाते जाते इतना हो जाएगा कि बिना क्रेन के उठेगा एविडेंस को साक्ष्य में स्वीकार किया गया कि अस्वीकार। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ की स्वीकार, तो बेरेट पहले देख लिया जाए तब आपका अपवाद ही मेन है। लेकिन बेरेट की भाषा देखिए अब समझ में आ गया होगा। देखिए धारा 60 भाई आपका दोनों सिद्धांत याद रखिएगा। धारा 60 में देखिए अब बेरेट मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वह कैसी भी हो प्रत्यक्ष होगा। तो कब प्रत्यक्ष कहा जाएगा? अगर आंख से देखने वाली बात है तो वह व्यक्ति न्यायालय में आकर गवाही दे जिसने स्वयं अपनी आंखों से घटना क्या किया है, देखा। तो बताइए इस उदाहरण में किसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था? ये आकर गवाही दे तो कौन सा साक्ष्य कहलाएगा? डायरेक्ट। इसको आई विटनेस भी कहा जाता है, जो स्वयं आंखों देखा गवाह, जो स्वयं अपनी आंखों से क्या किया घटना को देखा। दूसरा, अगर कान से सुनने वाली बात है तो जो व्यक्ति कान से अपने सुना है आए। अगर आपका कह सकते हैं कि आपका कान से सुनने वाली है बात या इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, यानी कि आपका स्वाद वाली बात है, सूंघने वाली बात है, त्वचा से स्पर्श करने वाली बात है, तो जो व्यक्ति स्वयं ये किया है वह आकर न्यायालय में क्या करे? गवाही दे। तो इनके द्वारा दी गई गवाही को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एविडेंस। अगला देखिए आपका इंद्रिया। हाँ, यदि किसी की राय है तो जो व्यक्ति राय रखता है, ओपिनियन रखता है, वो आए और आकर न्यायालय में अपनी बात बताए। ओपिनियन बताना है कहाँ से कहाँ तक? 45 से लेकर कहाँ तक? 51। तो बहुत अभी मॉडल बनाते हैं हम। इसके बाद आपका विशेषज्ञ की राय है और विशेषज्ञ ने किताब लिखी है, तो वह आए जो किताब लिखा है और आकर बताए कि हमने किताब लिखी है और ये बातें किताब में लिखी। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है ये सेकंड परंतुक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। जो नया क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करिए। सेकंड परंतुक देखिए, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षण के लिए पेश किया जाना अपेक्षित कर सकता है। यहीं से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसको अलग से लिखना है। पहला ये नियम आपका अलग से आया, जहाँ की कई लोग गलत करके आएंगे भाई। देखिए ध्यान से, देखिए भारत में जो एविडेंस आगे बताया जाएगा, भारत में जो साक्ष्य के प्रकार हैं लीगल तौर पे, यानी कि बेयर एक्ट में, वह केवल 2। एक ओरल एविडेंस यानी कि कौन सा साक्ष्य? मौखिक साक्ष्य। और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेज। अब इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है
इसे कौन सा साक्ष्य का दर्जा दिया गया है? दस्तावेज। क्योंकि साक्ष्य के भारत में कितने प्रकार हैं? दो। इसी को चीर फाड़ करके विद्वानों ने 8 प्रकार में बना दिया है, वो बताया जाएगा। अब ये इंग्लैंड में एक और प्रकार है, रियल एविडेंस। रियल एविडेंस का मतलब वास्तविक साक्ष्य, वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य। जब कोई निर्जीव या सजीव वस्तु न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाती है तो इंग्लैंड में उसे रियल एविडेंस या तृतीय श्रेणी का साक्ष्य कहा जाता है। जैसे कि कुत्ता पेश कर दिया गया, काटने वाला है कि नहीं, भालू पेश कर दिया, बंदर पेश कर दिया गया, बल्लम, लाठी, हथियार पेश कर दिया गया, आपका खून से सने हुए कपड़े पेश कर दिए। तो निर्जीव या सजीव की दोनों। इंग्लैंड में कौन सा साक्ष्य है? तृतीय श्रेणी का। क्या नाम दिया जाएगा? रियल एविडेंस, वस्तु साक्ष्य। लेकिन भारत में चूंकि 2 ही प्रकार के साक्ष्य हैं, या तो वह साक्ष्य क्या होगा? मौखिक, या क्या होगा? दस्तावेज। तो जो ये भौतिक चीजें, चाहे निर्जीव हो या सजीव, यानी कि लाठी, बल्लम, खून से सना कपड़ा, या कुत्ता, भालू, बकरी, भेड़, गाय न्यायालय में पेश कर दी गई, तो अब इसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी? यही दिमाग लगाना है। और यही दूसरा परंतु बताता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए दस्तावेज से भिन्न जो वस्तुएं पेश की गई हैं, तो बताइए मौखिक होगी कि दस्तावेजी? किस धारा में दिया गया है? मौखिक साक्ष्य वाले में कि दस्तावेजी हम चल रहे हैं? मौखिक। ये क्या माना जाएगा? मौखिक। दस्तावेजी न मार दीजिएगा, क्योंकि दस्तावेजी नहीं, हम क्या चल रहे हैं? मौखिक। इसको लिख लीजिए भाई आपका। ये जो दस्तावेज भौतिक चीजें पेश की जाती हैं भारत में, इसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। वही लिख लीजिए बेयर एक्ट पर ही आपका सेकंड परंतु है, उसी पर रेट करिए। सजीव निर्जीव दोनों, एक लाइन बस लिखिए, भौतिक पदार्थ। अब आइए आपका इसका एक्सेप्शन देखा जाए भाई। एक्सेप्शन है, यानी कि कुल मिलाकर अब हमें लास्ट में एक्सेप्शन देखना है, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये लिख लीजिए आपका मौखिक साक्ष्य जो भौतिक पदार्थ पेश किए गए। तो ये क्वेश्चन नया बिल्कुल है, गलत भी दिया है कई जगह, थोड़ा सतर्क रहेगा साल पेपरों में। भौतिक आपका कहाँ से उठाएंगे? तो आपका धारा 60 के किस प्रोविजो से? सेकेंड। अब अगला नियम आइए। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अप्रत्यक्ष नहीं, यानी कि अनुश्रुत नहीं। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के अपवाद पूछे या अप्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के पूछे, दोनों एक्सेप्शन एक ही चलेंगे। तो कौन अपवाद है कौन नहीं है, यही गलती होगी। तो अपवाद पहला हो गया धारा 6 रेंज जैसे, क्या है ये? धारा 60 का क्या हम बता रहे हैं? अपवाद सब चल रहा है। धारा 6 के बाद धारा 8, यानी कि कंडक्ट या आचरण, तो पूर्ववर्ती आचरण या पश्चात। इसके बाद धारा 8 के बाद आपका 17 से लेकर और 31 तक, यानी कि एडमिशन और कन्फेशन, स्वीकृति और संस्वीकृति। इसके बाद धारा 32 में जितने खंड हैं ये भी अनुश्रुत साक्ष्य हैं। इसके बाद धारा 33, धारा 34, धारा 35 और एक CRPC की धारा 10 नंबर 110। अब देखिए पूछा क्या जाता है भाई, नोट का भी कुछ सहारा लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। अब अपवाद नहीं है में देता है धारा 40 से 44, यानी कि न्यायालयों द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय, और धारा आपका 45 से लेकर 51, ये अपवाद नहीं है, ये अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। तो न्यायालयों के निर्णय भी नहीं है अपवाद। और कौन नहीं है? आपका राय, क्योंकि अभी बताया गया
कि अगर ये ओपिनियन है तो आप